हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मेथड पे। मैंने इससे पहले भी मेथड ऑफ टीचिंग डिस्कस किया है कि कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन समझने से पहले हम प्रोजेक्ट मेथड के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं डीप में जाकर, और फिर हम डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को। और ये जो मेथड है वो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सबसे पहला प्रैग्मेटिज्म और सेकंड होता है लर्निंग बाय डूइंग। तो ये दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। लर्निंग बाय डूइंग आपको पता होगा, जब बच्चा कुछ करके सीखता है तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो होता है लर्निंग बाय डूइंग। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म में जो है फोकस हमारा रहता है प्रैक्टिकल चीजों पे रादर देन आइडियोलॉजिकल सोल्यूशन पे। मतलब हमारा फोकस किस पे रहता है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे, ना कि आइडियोलॉजिकल सोल्यूशन पे। आइडियोलॉजिकल सोल्यूशन मतलब क्या होता है? जहां पर जिसका साइंटिफिक एविडेंस पे वो बेस्ड नहीं होता, उसकी कोई रियलिटी नहीं होती। तो हमारा प्रैग्मेटिज्म ने आइडियोलॉजिकल सोल्यूशन पे बेस्ड नहीं है, हमारा वो चीज प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे बेस्ड है, तो वो होता है प्रैग्मेटिज्म। तो ये दोनों चीज पर बेस्ड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। किल पैट्रिक बोलते थे कि साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चों का जो दिमाग है, माइंड है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लर्निंग प्रोसेस में। बच्चे खुद एकदम फ्री होकर डिसाइड करें कि उनको क्या चाहिए लर्निंग में, उनको क्या करना है। तो इससे उनको मोटिवेशन भी मिलता है और उनकी लर्निंग भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि जब वो अपना पर्पस खुद चुनते हैं, खुद सेलेक्ट करते हैं, तो उनसे उनकी लर्निंग कामयाब भी होती है। अब अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, a project is whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment। मतलब यहाँ पर किलपैट्रिक क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट ऐसा चीज है जिसको हम पूरे दिल से करते हैं, होल हार्टेड एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, जिसका कोई पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड का, तो वो सिर्फ एक टास्क बन के रह जाएगा। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट मेथड का पर्पस खत्म हो चुका है और बच्चे फिर भी उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और टीचर उनको कंटिन्यू करने दे रही है, तो वो फिर प्रोजेक्ट नहीं रहता, वो एक टास्क बन जाता है। तो हमको टास्क नहीं करवाना बच्चों से, बल्कि हमको क्या करना है? प्रोजेक्ट मेथड करवाना है। तो उसका पर्पस होना चाहिए और दिल से होना चाहिए, प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरमेंट, अपने सोशल एनवायरमेंट में करवाना है। ठीक है, जॉन डुई क्या बोलते थे? अकॉर्डिंग टू सर जॉन डुई, व्हाट इज टू बी टॉट शुड हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एक्चुअल हैपनिंग इन लाइफ। मतलब हम बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होना चाहिए? लिंक किससे होना चाहिए? एक्चुअल हैपनिंग इन लाइफ, मतलब हमारी जो रियल लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें हो रही है, उससे। ऐसा करने से लर्निंग बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है और बच्चों को बहुत अच्छे से ये चीजें याद रहती है। तो इसीलिए जॉन डुई ने कहा कि जो भी हमारी रियल लाइफ में चीजें होती है, उसको अगर हम लिंक करें अपने क्लासरूम में और फिर पढ़ाएं, तो वो चीज बच्चों को ज्यादा देर तक याद रहती है और उनके लिए बहुत ज्यादा लर्निंग भी जो है मीनिंगफुल बन जाती है। तो ये आइडिया पे हमारा प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ और देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच। अब इस अप्रोच में जो बच्चे जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जो भी थीम सेलेक्ट करते हैं, तो उसका फोकस किस पे होना चाहिए? बच्चों के इंटरेस्ट पे होना चाहिए और जैसे उनको नीड्स हैं, जो भी उनके नीड्स है, उस पर उनका फोकस होना चाहिए। मतलब लर्नर के लर्निंग नीड्स पर फोकस होना चाहिए और उनके इंटरेस्ट पे फोकस होना चाहिए। तो वो होता है स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच। सेकेंड इज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब बच्चे जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उन जो भी पर्पस है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होना चाहिए? रियल लाइफ से होना चाहिए। तो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा होना चाहिए। थर्ड आ जाता है प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच। प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच में जो भी रिजल्ट हमको मिलते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए और हम उसको यूज कर सके दूसरों के लिए, हम उसको इवैल्यूएट भी कर सके और उसमें अगर कुछ जो है कमी है या कुछ खामी है, तो हम उसको भी जज कर सके। तो उस तरीके का हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब रिटर्न फॉर्म में अगर रहेगा तो हम उसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ
अगर डिफ़िकल्टी रहेगी या कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम उसको भी बता सकते हैं, या उसमें कुछ कमी रहेगी तो हम उसको भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच भी होना चाहिए। फिर आ जाता है एक्शन बेस्ड अप्रोच। एक्शन बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो इंडिपेंडेंट होके करे, वो जो भी एक्टिविटीज़ चुने हैं अपने लिए वो खुद से करे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ता है और प्रैक्टिकल लेवल भी उनका इन्हांस होता है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है वो चीज़ करने से, और उनका दिमाग भी ऐसा करने से बढ़ता है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है अ होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। प्रोजेक्ट हम बच्चों को ऐसा दे जो उनके मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से हो, ठीक है, तो वो हो जाता है कोग्निटिव, उनके पास कितनी नॉलेज है वो चीज़ को लेकर, तो वो हुआ कोग्निटिव। अफेक्टिव में उनके इंटरेस्ट और उनके एटीट्यूड्स के हिसाब से हो, तो वो हुआ अफेक्टिव। साइकोमोटर में फिजिकल कोऑर्डिनेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बच्चे एक्शन परफॉर्म कर सके और मोटर स्किल पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो वो हुआ साइकोमोटर। तो ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ का कंबाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ होल, तो लर्निंग फिर ज़्यादा अच्छी हो पाती है और प्रोजेक्ट भी ज़्यादा अच्छा बच्चे कर पाते हैं। तो ये तीनों चीज़ का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं और ग्रुप में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर उनको एक दूसरे से ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है और वहाँ पर उनकी लर्निंग बहुत ही अच्छी होती है। एंड लास्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, मतलब यहाँ पर जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उनको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज एक ही प्रोजेक्ट से हो जाती है। तो प्रोजेक्ट मेथड कैसा होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर होना चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं हम कुछ स्टेप्स प्रोजेक्ट मेथड के। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएटिंग सिचुएशन। यहाँ पर टीचर को स्टूडेंट के सामने सिचुएशन क्रिएट करनी है। अब टीचर सिचुएशन क्रिएट कैसे करेगी, क्वेश्चनिंग के थ्रू। क्वेश्चनिंग के थ्रू टीचर वैरायटी ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर सकती है या फिर स्कूल के बाहर भी ले जा सकती है अपने स्टूडेंट को वो सिचुएशन दिखाने। तो फेस टू फेस देख के वो लोग सिचुएशन को समझेंगे और फिर उसको जो है सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब बच्चों के सामने टीचर ने सिचुएशन क्रिएट कर दी, बच्चों ने देख लिया, अब चूज कैसे करेंगे, वो अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उनको खुद ही सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोजेक्ट वो चूज करेंगे वो स्टूडेंट को सिर्फ खुद ही करना है, टीचर बस उनको गाइड कर सकती है। टीचर को प्रोजेक्ट नहीं देना है, स्टूडेंट खुद ही सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे क्या होगा, बच्चों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे आपस में, कुछ प्रोजेक्ट रिजेक्ट करेंगे और एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे और फिर डिसीजन पे आएंगे और एक प्रोजेक्ट कोई भी सेलेक्ट करेंगे। टीचर को बस इतना देखना है कि जो भी प्रोजेक्ट बच्चा सेलेक्ट कर रहा है उसका ज़्यादा यूज़ हो और वो बच्चों के नीड्स को सेटिस्फाई करता हो। जो भी बच्चे प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं तो वो बच्चों के नीड्स के हिसाब से हो और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हो, ठीक है, वो चीज़ वो कर सके, वो प्रोजेक्ट वो परफॉर्म कर सके। तो ये हुआ सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप है प्लानिंग। अब प्लानिंग भी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को करना है और टीचर को गाइड करना है। टीचर सजेशन दे सकती है लेकिन एक्चुअल प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट करेंगे। आपस में डिस्कस करके कर सकते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस करेंगे और एक दूसरे को सजेशन देंगे। तो जो भी वो ओरल डिस्कशन होगा वो अपने प्रोजेक्ट बुक में लिखेंगे कि हमको कैसा क्या करना है, उनकी पूरी प्लानिंग लिखेंगे वो अपने प्रोजेक्ट बुक में, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। सिचुएशन क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट जो भी था हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, प्लानिंग भी हो गई। अब प्लानिंग रेडी होने के बाद वो चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जो भी वर्क, बहुत सारे अलग अलग वर्क रहते हैं एक प्रोजेक्ट में, बहुत सारे अलग अलग वर्क रहते हैं जो स्टूडेंट को करना होता है। तो वो अपनी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से अपने एक दूसरे में डिवाइड कर लेंगे कि किसको क्या करना है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे में डिवाइड, तो टीचर भी उनकी हेल्प कर सकती है, उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वर्क अलॉट कर सकती है ताकि वो जो है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। अब
यहाँ पर वो क्या करेंगे, जो भी उनका प्रोजेक्ट है तो उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो कोई स्पेसिमेन रहेगा तो उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या चीज़ के बारे में ये प्रोजेक्ट है। अगर उसके लिए उनको ज़रूरी लगा तो वो अलग अलग प्लेसेस पे भी विजिट करेंगे और बुक्स भी रिफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। टीचर को ये ध्यान में रखना है कि टाइम लिमिट सेट कर दे वो बच्चों के लिए, ताकि वो चीज़ वो उतने टाइम में कंप्लीट कर ले। और टीचर उनको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहे, सुपरवाइज करते रहे, ताकि कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो, किसी भी किस्म का एक्सीडेंट ना हो उनके साथ, और जो भी उन्होंने प्लानिंग की है उसके हिसाब से उनका प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी टीचर को देखते रहना है। तो यहाँ पर टीचर का रोल इतना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करना है, स्टूडेंट खुद ही अपने जो है एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करेंगे, खुद ही अपने काम को असेस करेंगे, चेक करेंगे कि उन्होंने जो भी चीज़ें प्लान की थी उसके हिसाब से वो चीज़ हुई या नहीं हुई, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी उनको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना था उन्होंने किया या नहीं किया, क्या मिस्टेक्स किए, क्या डिफ़िकल्टीज आई उनको ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते वक्त। तो उनको सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है और इवैल्यूएट करनी है। एंड द लास्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। ये स्टेप में उनको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 में जो भी वर्क किए हैं उनको ये स्टेप में लिखना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज उनको अपने हर एक वर्क के बारे में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है कि उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट चूज किया, क्या प्लानिंग की, क्या डिस्कशन किया, क्या ड्यूटीज एक दूसरे को अलॉट किए, कौन से बुक रेफर किया, और कौन से डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस किया, जो भी प्लेसेस उन्होंने विजिट किया, उन सब के बारे में उनको यहाँ पर लिखना है, रिपोर्ट करना है और रिकॉर्ड करना है। रिपोर्ट करना है अपने टीचर को सारा चीज़ रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं अब के प्रोजेक्ट मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स है। इट फॉलोज साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। अब ये तीनों लॉ को समझते हैं। सबसे पहला क्या लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में बच्चे जो है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, ठीक है। क्यों रेडी रहते हैं, क्योंकि जो भी वो चीज़ें, जो प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट अगर उनके हिसाब से हुआ, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हुआ और एकदम लाइफ से जुड़ी हुई सिचुएशन के साथ रिलेट करेगा वो चीज़, तो फिर वहां पर वो चीज़ को सीखने के लिए वो बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं। तो वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब यहां पर वो चीज प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चीज वो सीख रहे हैं अपने क्लासरूम में, तो उन चीजों को वो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब खुद कर रहे हैं, सेल्फ एक्टिविटी हो रही है। तो ये उनके लेटर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हुआ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, बच्चा जो भी कर रहा है काम, जो भी चीजें वो कर रहा है उसमें वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, सेटिस्फाई रहता है। तो वो हुआ लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीनों लॉ इस मेथड के जरिए फॉलो होता है और हम ये तीनों को अचीव कर सकते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस भी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी एंड लॉ ऑफ इफेक्ट भी, ठीक है। सेकेंड इज कनेक्ट्स लर्निंग एट स्कूल विथ रियलिटी। मतलब स्कूल में हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको किससे कनेक्ट करता है, हमारे रियल लाइफ से लिंक करता है, हमारी जो है असल जिंदगी से कनेक्ट करता है। तो वहां पर लर्निंग ऑब्वियसली बहुत ही बेस्ट होगी। नो प्लेस फॉर रोट मेमोराइजेशन। रट्टा मारने की यहाँ पर जरूरत हमें नहीं है, रोट लर्निंग नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, करके बच्चा सीखता है। Children feel free to express themselves and show their creativeness and imagination. जो भी स्टेप्स के बारे में हमने डिस्कस किए, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ही अपने जो है आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं, अपनी नॉलेज शेयर करना है, जो भी उनके अंदर क्रिएटिवनेस है उनको बाहर निकालनी है। तो प्रोजेक्ट मेथड में हम स्टूडेंट का देख सकते हैं कि वो कितना क्रिएटिव है, क्या सोचता है वो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और हर एक की इमेजिनेशन एक दूसरे से अलग होती है, क्योंकि हर बच्चे एक दूसरे से यूनिक होते हैं। तो हम हर बच्चे को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं ये देखकर, ठीक है। ये मेथड के को यूज करके हम उनके इमेजिनेशन को देख सकते हैं। फिर आ जाता है इट प्रोवाइड सेल्फ मोटिवेशन एज द स्टूडेंट्स देमसेल्फ सेलेक्ट, प्लान एंड एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। यहाँ पर
पूरा काम जो है वो ये बच्चे ही करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होता है, सेल्फ मोटिवेशन पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोजेक्ट भी खुद ही सेलेक्ट करते हैं, प्लान भी खुद ही कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी खुद ही कर रहे हैं। तो ये सब करने से उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होता है, डेवलप होता है। Students get the ample opportunities in which they can develop a coordination between mind and body. ये दोनों जब कोऑर्डिनेट होते हैं तो लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है, क्योंकि माइंड भी यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के साथ। वो चीज़ें सोचते भी हैं कि कैसे प्लानिंग करना है, कैसा हमको इससे रिलेटेड चीज़ें कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर उनका जो है माइंड भी वर्क कर रहा है और बॉडी भी वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन चलता है। डेवलप सोशल वैल्यूज एंड स्किल, और यहाँ पर सोशल वैल्यूज भी उनकी डेवलप होती है, क्योंकि जब वो ग्रुप में काम करते होते हैं तो वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं और एक फ्रेंडली नेचर बना पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो है वैल्यूज भी उनकी डेवलप होती हैं। देख लेते हैं अब कुछ डिसएडवांटेजेस कि इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि टेक्स्ट बुक्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर हार्डली अवेलेबल। यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड में हम टेक्स्ट बुक को बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस किस पे रहता है, प्रोजेक्ट मेथड पे, और हमको एक ही प्रॉब्लम दी जाती है और उसी पर हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक और या जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल है या टीचर जिससे भी जो भी यूज़ करके बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है, तो वो सारे मटेरियल्स यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ना के बराबर। टीचिंग इज डिसऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर टीचिंग होती है और कोई भी सिस्टमैटिक वे नहीं होता, कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, ऑर्डर वे में कोई भी चीज़ नहीं होती, पूरा एकदम मिक्सड अप रहता है और डिसऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे टीचिंग चलती रहती है। नेक्स्ट इज consumes a longer time than expected, therefore it is not possible to fit in the timetable schedule. अब जितने भी हमने स्टेप्स देखे तो वो सब स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए और ये प्रोजेक्ट मेथड को करने के लिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये मेथड टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और हमारे पास क्लासरूम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम प्रोजेक्ट मेथड को जो है रोज़ाना कर सके, ठीक है। हम इसको फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते, लेकिन ओकेजनली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम टेबल में इतना टाइम नहीं रहता कि हम ये मेथड को कर सकें, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट इज पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज सपोर्टिव फॉर प्रोजेक्ट वर्क। पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं रहते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को समटाइम्स बाहर भी जाना पड़ सकता है कोई विजिट के लिए, तो इसीलिए पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते हैं ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए। Larger projects in the hand of inexperienced and unskilled teacher led to boredom. अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और वो कोई ऐसी टीचर के हाथ में है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है या जिसके पास स्किल नहीं है, ठीक है, तो अगर ऐसी टीचर के हाथ में प्रोजेक्ट चला जाए तो फिर वो एक बोरियत होने लगती है, वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बोर करने लगता है स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। Next is method is expensive, as students will have to bear the expenses of lot of materials or items, outdoor activities and for traveling and other visits. अब बच्चों को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड विजिट भी करने पड़ सकते हैं, ट्रैवलिंग करने पड़ सकता है, आउटडोर एक्टिविटीज करनी पड़ सकती है और उनको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स खरीदने होते हैं, आइटम्स खरीदने होते हैं। तो ये सारा चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसीलिए ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस डिमांड करता है और ये सब स्टूडेंट को बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द प्रोजेक्ट मेथड कैन नॉट बी प्लान्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट के लिए हम ये मेथड को प्लान नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए हम ये मेथड को प्लान नहीं कर सकते हैं। तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए और कुछ टॉपिक्स के लिए है, हर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं कर सकते हैं हम प्लानिंग इसकी। पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द टीचर। टीचर पे ये मेथड बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देता है, बहुत ज़्यादा बोझ डाल देता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर को जो है सिचुएशन भी क्रिएट करनी होती है और इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि हर एक बच्चा अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट चूज़ किया है या नहीं। उनको हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते रहना होता है, टाइम टू टाइम उन्हें चेक करना होता है कि प्लानिंग के हिसाब से हर एक का प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, और हमेशा बच्चों के साथ जो है कनेक्ट रहना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें टीचर पे बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर बना देती है।
टीचर का रोल इस मेथड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई टीचर प्रोजेक्ट मेथड करवाना चाहती है तो कुछ टीचर के रोल है वो एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, टीचर शुड फिक्स अ टाइम लिमिट फॉर ईच प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट के लिए टीचर को टाइम लिमिट सेट करना है। तो इससे क्या होता है, बच्चों का ध्यान भी सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट में रहता है, और वो उस वक्त में जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, और टीचर को भी बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, आसानी रहती है। To avoid the problems of supervision, teacher can appoint a leader to each group of students. अगर जो है स्टूडेंट ज्यादा है तो यहाँ पर टीचर क्या कर सकती है, हर ग्रुप में एक लीडर अपॉइंट कर सकती है, तो उसको सुपरविजन में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज द टीचर्स नॉलेज शुड बी थरो एंड स्पेसिफिक। टीचर की नॉलेज बहुत ज्यादा थरो होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कि जब बच्चे क्वेश्चन करें तो टीचर उनको उनके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे वे में दे, और किसी भी चीज में टीचर को खुद भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो टीचर की नॉलेज भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को अपने हेल्प कर सके। टीचर शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर एंड अ ट्रू सपोर्टर। यहाँ पर टीचर का क्या रोल है कि उसको ऑब्जर्व करना है अपने स्टूडेंट्स को, और एज अ ट्रू सपोर्टर काम करना है। जहां भी अपने स्टूडेंट्स को जरूरत लगे वहां पर उनको सपोर्ट भी करना है। ठीक है। और ऑब्जर्व करना है कि कौन से स्टूडेंट की क्या जो है एबिलिटी है, क्या क्वालिटीज है किसमें, तो ये सारी चीजें उनको पता लगेगी कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। तो ऑब्जर्व भी उनको बहुत ही ध्यान से करना है। हेल्प स्टूडेंट्स इन प्लानिंग एंड अलॉटिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अगर स्टूडेंट्स एक दूसरे में वर्क डिवाइड नहीं कर पाते हैं, अलॉट नहीं कर पाते हैं प्लानिंग के टाइम, तो यहाँ पर टीचर भी उनको हेल्प कर सकती है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा काम देना है, कौन से उनके इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से। तो इन सब बातों का एक टीचर को ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे प्रोजेक्ट मेथड का कंक्लूजन यही है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर हमारा ये मेथड बेस्ड है कि बच्चा जब कुछ करके सीखता है तो वो वाकई में उसको जो है समझ में आता है। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा मेथड बेस्ड है। इफ द टीचर कैन डिवाइज एंड प्लान अ गुड प्रोजेक्ट एंड समथिंग, द स्टूडेंट्स विल गेन अ लॉट। अगर कोई टीचर प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट को लाती है किसी भी चीज पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है गेन करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको नॉलेज मिलती है, बहुत ज्यादा समझते हैं वो चीजों को। ठीक है। इट्स ओकेजनल यूज विल ऑलवेज रिमेन द इफेक्टिव टूल इन द हैंड ऑफ टीचर। ओकेजनली हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम प्रोजेक्ट मेथड को फ्रीक्वेंटली तो नहीं यूज कर सकते, मतलब रोज रोज या हम ऑलवेज इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम ओकेजनली कभी कभार हम इसको यूज कर सकते हैं। द टीचर हैज टू वर्क एज अ केयरफुल गाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी ये प्रोजेक्ट चल रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो यहाँ पर टीचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीचर को हमेशा गाइड करते रहना है अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट्स को। तो यहाँ हुआ हमारा प्रोजेक्ट मेथड कंप्लीट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।